नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के सेशन में हम कक्षा 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से जाकर उन मॉडल पेपरों को देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं कि जीवन में कुछ करने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो सेक्शन है वो अनसीन पैसेज से संबंधित होगा। इसमें आपके 2% पैसेज संबंधित पूछे जाएंगे और ये 15 नंबर के 2 पैसेज पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल देखकर उत्तर देना है। इसमें आपके पहला पैसेज है, प्रिंस सिद्धार्थ द सन ऑफ किंग सुधोधन लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ इन द प्लेजर प्लेस। जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो सुधोधन का पुत्र था और वह भोग विलास के महल में एक आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहा था। ही वाज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा। उसने यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। देयर वर म्यूजिक डांसिंग एंड प्लेजर ऑल अराउंड हिम। उसके चारों ओर है वो गाना बजाना और डांस, सब तरह आनंद में वातावरण था। ही न्यू नथिंग ऑफ वांट, पेन, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ। वह है वो चिंता के बारे में, दर्द के बारे में, बीमारी के बारे में, बुढ़ापे के बारे में और मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जो राजकुमार सिद्धार्थ था वो इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वन डे ए वीणा वाज पुट ऑन हिज विंडो सिल। एक दिन उसके खिड़की पर वीणा रखा हुआ था। द विंड टच द स्ट्रिंग्स एंड इट प्रोड्यूस्ड म्यूजिक। उसकी खिड़की पर जो वीणा रखा हुआ था उससे वो हवा ने टच किया और हवा से इसमें म्यूजिक उत्पन्न हुआ। द प्रिंस हियर्ड दैट द देव्स वर प्लेइंग द वीणा। जब राजकुमार ने देखा कि देवता वीणा बजा रहे थे। He heard them giving a message। उसने सुना कि वे उनको एक जो देवता है वो राजकुमार को एक संदेश दे रहे थे। The voice of the wind told the prince that he was born to save mankind। जो हवा की आवाज थी उसने राजकुमार को बताया कि वह है वो मानवता की रक्षा के लिए पैदा हुआ, सेव मैनकाइंड यानी मानवता की रक्षा। The world was waiting for him। जो संसार है उसका इंतजार कर रहा है। He should live worldly love to save humanity from miseries of life। उसको है वो अपनी मानवता को बचाने के लिए जो सांसारिक भोग है उनको छोड़ देना चाहिए, जो सांसारिक मोह माया है उनको छोड़ देना चाहिए। मिजरीज इसका अर्थ होता है सांसारिक मोह माया। ही फील्ड ए ग्रेट डिजायर टू सी द वेस्ट वर्ल्ड आउटसाइड द प्लेजर प्लेस। उससे वो अपने आनंद भोग विलास के महल से बाहर का संसार देखने की बहुत उत्सुकता हुई, बहुत इच्छा हुई। When the king came to know of the princess' desire, he ordered that the whole city should be decorated beautiful। जब राजा को पता चला, जब राजकुमार की इच्छा के बारे में राजा को पता चला तो राजा ने वो पूरी सिटी, पूरा शहर है उसको सुंदर तरीके से सजाने का आदेश दिया। द प्रिंस शुड नॉट सी एनी अगली एंड पेनफुल साइड्स। ताकि राजकुमार को है कोई भी भद्दा या दर्दनाक दृश्य नहीं दिखे। नो ब्लाइंड सिक ओल्ड पर्सन और लीपर शुड कैम आउट। कोई भी अंधा, बीमार और बूढ़ा आदमी हो घर से बाहर नहीं आना चाहिए। राजा ने ये आदेश दिया। सो द सिटी ऑफ कपिलवस्तु वाज डेकोरेटेड इन ए वेरी फाइन वे। जो कपिलवस्तु राज्य था उसकी, जो कपिलवस्तु शहर था उसको पूरी तरह वो सजाया गया। इट लुक्ड क्वाइट क्लीन एंड अट्रैक्टिव, ए कैपिटल ऑफ सम एंशिएंट लैंड। ये एक जादुई भूमि के समान है, वो पूर्णतया स्वच्छ और आकर्षक लग रही थी। द पीपल वेलकम द प्रिंस जॉयफुल। लोगों ने वो राजकुमार का आनंद पूर्वक स्वागत किया। द प्रिंस आल्सो फेल्ट हैप्पी टू सी द पीपल्स जॉय। जो राजकुमार है उसने लोगों की खुशी देखकर स्वयं में वो अधिक आनंदित महसूस हुआ। When the prince saw an old man। जब राजकुमार ने एक बूढ़ा आदमी देखा। He was wearing dirty and torn clothes। उसने गंदे और फटे कपड़े पहने थे। He was very lean and thin। वह बहुत दुबला पतला था। Lean and thin का अर्थ होता है दुबला पतला। He looked very tired and weak। वह बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस हो रहा था। He had no teeth। उसके दांत नहीं थे। जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो दुबला पतला लग रहा था, वह थका हुआ था और उसके दांत नहीं थे। The princess asked his charioteer Channa who दैट मैन वाज। उसका जो सहयोगी, राजकुमार का सहयोगी चाना था, उसने उससे पूछा। चाना टोल्ड हिम दैट ही वाज एन ओल्ड मैन। चाना ने उसको बताया कि वह एक बुजुर्ग आदमी है। द प्रिंस आस्क्ड इफ ओल्ड एज वुड कम टू ऑल। राजकुमार ने पूछा कि क्या वृद्धावस्था है वो सभी को आती है या वर्ग सभी होते हैं। चाना टोल्ड हिम दैट इट वुड। चाना ने बताया कि ऐसा सभी के साथ होता है। दिस मेड द प्रिंस वेरी सैड। इससे वो राजकुमार बहुत दुखी हुआ। ही ऑर्डर्ड चाना टू रिटर्न टू द प्लेस। उसने चाना को पुनः राजमहल लौटने का आदेश दिया। ही डिड नॉट टेक फूड। उसने वो भोजन में नहीं किया। जो राजकुमार है उसने इस बूढ़े आदमी को देखने के बाद बहुत चिंतित हुआ। द एंटायर नाइट ही वाज स्लीपलेस अनकंफर्टेड। पूरी रात है वो उसको नींद नहीं आई और वो अनकंफर्टेड यानी असुविधाजनक महसूस किया। दैट नाइट द किंग सॉ ए वेरी फियरफुल ड्रीम। उसी रात है वो राजा ने एक भयानक सपना देखा। द ड्रीम 7 साइंस ऑफ फियर। उस सपने में वो डर के 7 लक्षण बताए गए थे। ही वॉज मच डिस्टर्ब्ड। वह डिस्टर्ब हुआ। ही लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड। उसने अपने मन की पूरी शांति खो दी। ही कॉल्ड ड्रीम रीडर्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सेवन विजन्स बट नन ऑफ देम कुड एक्सप्लेन द मीनिंग। उसने वो जो सपने पढ़ने वाले होते हैं उससे जो
सात दर्शी दिखे उनके एक्सप्लेन करने के बारे में बताया गया, लेकिन वह क्या कभी कोई अर्थ नहीं निकला। एट लास्ट एन ओल्ड हार्मट कम टू द प्लेस, और अंत में वो एक सेवन फियर्स वर सेवन जॉय, उसने बताया कि जो सात डर है वो सात ही आनंदित क्षण है। द प्रिंस वुड शाइन लाइक द सन, जो राजकुमार है वो सूर्य के समान चमकेगा। ही वुड लीव द वर्ल्ड एंड गिव ए न्यू मैसेज ऑफ होप, वह संसार त्याग देगा और नया एक आशा और प्रेम, जो लोग है वो मानवता के लिए नया प्रेम और आशा का संदेश देगा। द किंग बिकम वेरी सैड, जो राजा है वो बहुत उदास हुआ। फॉर द प्रिंसेस सेकंड ट्रिप ही डबल द नंबर ऑफ गार्ड्स एट ऑल द डोर्स ऑफ द प्लेस, उसने वो महल के सभी दरवाजों पर गार्डों की संख्या दुगुनी कर दी। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द प्रिंसेस बट हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो यूज, उसने वो जो राजकुमार का मस्तिष्क था उसको डाइवर्ट करने का कोशिश किया, उसका ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन है वो कोई भी प्रयास है वो सफल नहीं हुआ। द प्रिंस डिजायर टू सी द सिटी वंस मोर, जो राजकुमार है उसने शहर को एक बार पुनः देखने की इच्छा जाहिर की। द किंग गेव परमिशन फॉर इट, राजा ने उसके लिए परमिशन भी दे दी। द नेक्स्ट डे द चाना ड्रेसेड लाइक ए मर्चेंट एंड चाना The prince dressed like a merchant and the Channa in the dress of his color went out to the city once more. अगले दिन जो राजकुमार है वो एक व्यापारी की वेशभूषा धारण करके बाहर गए, और उसका जो सहयोगी चाना था उसने एक कलर की वेशभूषा धारण की और सिटी को देखने के चले गए। द प्रिंस सॉ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एंड ऑल द कॉमन थिंग्स, जो राजकुमार है उसने सभी तरह के लोगों को देखा और जो सभी सामान्य वस्तु थे उनको देखा। था प्रिंस सॉ ए सिक मैन, जो राजकुमार था उसने एक बीमार आदमी को देखा। सिक मैन का अर्थ होता है बीमार आदमी। ही वाज पेनफुली क्राइंग फॉर हेल्प, वह बहुत दर्दनाक तरीके से सहायता के लिए चिल्ला रहा था। ही आस्क्ड चाना व्हाई द मैन वाज क्राइंग, राजकुमार ने चाना से पूछा कि वह क्यों चिल्ला रहा है। चाना टोल्ड हिम दैट ही द सिक मैन वाज सफरिंग फ्रॉम ए फेटल डिजीज, जो चाना है उसने बताया कि जो बीमार आदमी है वो एक एसआईडी बीमारी से ग्रस्त है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो सके। द डिजीज वुड डिस्ट्रॉय ऑल हिज फोर्स, जो बीमारी है उसने उसकी पूरी शक्ति समाप्त कर दी है। देन ही वुड डाई, अब वह मर जाएगा। चाना फर्दर टोल्ड द प्रिंस दैट ऑल ग्रो ओल्ड फेल सिक एंड डाई, चाना ने बताया कि सब है वो बूढ़े होंगे और बीमार भी होंगे और फिर मर जाएंगे। देन द प्रिंस सॉ ए डेड बॉडी बीइंग कैरीड टुवर्ड्स द रिवर बैंक, उसके बाद है वो राजकुमार ने एक मृत शरीर देखा जो नदी के किनारे लाया जा रहा था। ही सा ए ग्रुप पीपल, उसने एक लोगों का समूह देखा। दे वर करेंगे, जो चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। द साइट ऑफ डीड मैन एंड हिज क्रीमेशन मूव्ड द प्रिंस डीपली, जो मृत व्यक्ति था उसका दृश्य और उसका क्रीमेशन यानी दाह संस्कार है उसने राजकुमार को गहराई तक झकझोर कर दिया। चाना टोल्ड हिम दैट नो मैन इज इमोर्टल, जो चाना है उसने बताया कि कोई भी व्यक्ति है वो अमर नहीं होता। इमोर्टल का अर्थ होता है अमर। ऑल मस्ट डाई, सब कोई मरना ही होगा। द प्रिंस वाज ग्रेटली टर्बल्ड इन माइंड, जो राजकुमार है वो पूरी तरह से परेशानी में आ गए। ही सेड दैट ही वुड ट्राई टू रिमूव सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, उसने कहा कि वह इस संसार से वो दुखों को कम करने का प्रयास करेगा। देन ही आस्क्ड चाना टू रिटर्न होम एज ही हैड सीन एनफ, उसके बाद उसने चाणक्य कहा कि ये देखा ये पर्याप्त है, अब घर चलता है। इस प्रकार आपके ये जो पैसेज है इसमें ये किसी ऐतिहासिक घटना या कोई करंट का मुद्दा या पर्यावरण से संबंधित कोई पैसेज हो सकता है, उसमें आपके 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न है आपके इसमें से देखकर उत्तर देने और 3 प्रश्न आपके व्याकरण वर्ड पावर से संबंधित होंगे। इसमें सबसे पहले व्हाट डिड द प्रिंस नॉट नो इनिशियली, जो राजकुमार है वो प्रारंभ में क्या नहीं जानता था। द प्रिंस इनिशियली नो नथिंग ऑफ वांट पेन डिजीज ओल्ड एज और डेथ, जो राजकुमार है वो प्रारंभ में किसी भी चिंता दुख बीमारी वृद्धावस्था और मृत्यु के बारे में नहीं जानता था। ये आपके इसका उत्तर होगा। और दूसरा है व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम अबाउट, जो राजा का सपन है वो क्या था या राजा को क्या सपन आया। इसमें द नाइट द किंग सा ए वेरी फियरफुल ड्रीम, उस रात है और राजा ने एक बहुत भयानक सपना देखा। ही ड्रीम्ड 7 साइंस ऑफ फियर, उसने वो 7 डर के लक्षण देखे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द होल सिटी ब्यूटीफुली, जो राजा है उसने पूरे शहर को सुंदर तरीके से सजाने का आदेश क्यों दिया। द किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द होल सिटी ब्यूटीफुली बिकॉज द प्रिंस फेल्ट ए ग्रेट डिजायर टू सी द वास्ट वर्ल्ड अबाउट द प्लेस, जो राजा ने आदेश इसलिए दिया क्योंकि जो राजकुमार है वो एक बहुत गहरी चिंता महसूस कर रहा था कि वह अपने राजमहल से बाहर का संसार देखना चाहता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है हाउ वाज द ओल्ड मैन लुकिंग, जो वृद्ध आदमी था वो कैसा लग रहा था। ही वाज वेयरिंग डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ्स, उसने वो गंदे और फटे हुए कपड़े पहने थे। ही वाज वेरी लीन एंड थिन, वह बहुत दुबला पतला था। ही लुक्ड वेरी टाइड एंड वीक, वो है बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। ही हैड नो टीथ, उसके दांत भी नहीं थे। इस प्रकार आपके ये 4 प्रश्न है। और 5वां है व्हाट डिड द ओल्ड हर्मिट से, जो ओल्ड हर्मिट है उसने क्या कहा। द ओल्ड हर्मिट सेड दैट द 7 फियर्स वर 7 जॉय, जो आपके हर्मिट है इसका अर्थ होता है ज्योतिष।
ज्योतिष ने बताया कि जो 7 भय के लक्षण है वो 7 ही आनंदमय लक्षण है। और द प्रिंस वुड शाइन लाइक द सन, जो राजकुमार है वो सूर्य के समान चमकेगा और लिव द वर्ल्ड एंड गिव ए न्यू मैसेज ऑफ होप एंड लव फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी। जो चिंताग्रस्त मानवता है उनको ये राजकुमार एक नया आशा और प्रेम का संदेश देगा और संसार को इस चिंताओं से मुक्त करेगा। इस प्रकार है जो ज्योतिष है उसने बताया कि जो 7 भय के लक्षण है उनका अर्थ है 7 आनंद के लक्षण। उसके बाद छठा प्रश्न है, व्हाट डिड द वॉइस ऑफ द विंड टेल द प्रिंस, जो हवा की आवाज थी उसने राजकुमार को क्या बताया। द वॉइस ऑफ द विंड टेल द प्रिंस दैट ही वाज बोर्न टू सेव मैनकाइंड, जो हवा की आवाज थी उसने बताया राजकुमार को कि आपका जन्म है वो मानवता को बचाने के लिए हुआ है। इसके बाद आपके ये जो 3 प्रश्न है वो वोकैब से संबंधित होंगे और इसमें आपके सिमिलर वर्ड है वो ढूंढना है। इसमें आपके पहला है रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी बेचैन, कोई रेस्ट नहीं है, इसका आपके होगा अनकंफर्टेबल यानी बेचैन। और 8वां है द इंसिनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, जो किसी भी मर्द शरीर का वो अंतिम संस्कार, इसको आपके कहा जाता है दाह संस्कार, इसका आपके होगा क्रीमेशन। ये आपके यहाँ पर आया है कि मैन एंड हिज क्रीमेशन का अर्थ होता है दाह संस्कार। और 9वां इन्फ्लुएंसेड एज बाय चार्म्स, यानी कि आकर्षण से प्रभावित, इसका आपके होगा एनचांटेड यानी कि आकर्षण से प्रभावित या मंत्रमुग्ध, इसका अर्थ आपके होगा मंत्रमुग्ध। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पैसेज का हिंदी में अनुवाद भी दिया गया और प्रश्न और उत्तरों के सभी के हिंदी में अनुवाद दिया है। आप ये पीडीएफ से पढ़ लेना और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, इस ये भी पैसे सम्मिलित है, इसमें आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन ऑफ अस कैचेज गोल्ड एंड मोस्ट ऑफ कैच इट फ्रीक्वेंटली, कि बहुत सारी खोज के बाद भी जो ठंड है वो हमें पकड़ लेती है और अधिकतर लोग है इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। सोल्व करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसका आपके उत्तर होगा द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट एंड येट टू बी डन टू सोल्व। ये जो आपके सामान्य सर्दी जुकाम है ये एक असामान्य समस्या और इसको सोल्व करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। 8 मेक्स द स्टडी एंड रेमेडी ऑफ द कोल्ड डिफिकल्ट, जो आपके सामान्य सर्दी है उसके उपचार करना है वो कठिन क्यों है, इसका आपके उत्तर होगा कि द कंफ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरस मेक्स द स्टडी एंड रेमेडी ऑफ कोल्ड डिफिकल्ट, जो आपके सामान्य सर्दी और जुकाम इसका उपचार और अध्ययन करना कठिन है क्योंकि जो वायरस है उनकी अनेक तरह की वेराइटी है, उनके अलग अलग विविधता पाई जाती है, इसलिए उनका अध्ययन और उपचार करना कठिन है। तीसरा, वाई कैन द वायरसेस नॉट बी कल्टिवेटेड इजीली इन द बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी, जो वायरस है वो आसानी से क्यों नहीं इकट्ठे किए जा सकते, जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट लेबोरेटरी है उसमें आसानी से इकट्ठे क्यों नहीं किए जा सकते, इसका आपके उत्तर होगा कि बिकॉज दे ओनली ग्रो विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि वे जानवरों और वे जंतुओं और पेड़ पौधों की केवल जो सेल कोशिका है उनमें ही वृद्धि करते हैं, इसलिए उनको लेबोरेटरी में इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपके चौथा प्रश्न है इसमें, विच टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड, कौन सी तकनीक है वो विकसित की गई, इसमें आपके उत्तक संवर्धन की तकनीक विकसित की गई। द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर हैज बीन डेवलप्ड, जो उत्तक संवर्धन है, टिश्यू का अर्थ होता है उत्तक संवर्धन की तकनीक है उसको आपको डेवलप किया गया है। इसके बाद ये जो आपके 2 प्रश्न है वो वोकैब से संबंधित है, इसमें 5 है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रेगुलरली, वह शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ होता है नियमितता, ये आपके फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंटली का भी अर्थ होता है आपके लगातार, इसका आपके सही उत्तर होगा फ्रीक्वेंटली। उसके बाद छठा प्रश्न है, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वल्नरेबल, वल्नरेबल का अर्थ होता है कमजोर, इसका आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, कमजोर का हमेशा होता है मजबूत, वल्नरेबल का ऑपोजिट आपके होगा इम्यून, इम्यून का अर्थ होता है आपके प्रतिरक्षा, ये आपके कमजोर का होगा। और आपके ये है वो प्रश्न पैसेज आधारित होंगे, आपको पैसेज को देखकर इनके उत्तर लिखना, आप ये पूरा पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके उत्तर लिखना है और आप 1 से 2 बार इन पैसेज को पढ़ोगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ये पैसेज आप है वो पीडीएफ से पढ़ लेना। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है वो राइटिंग से संबंधित होगा और इसमें आपके तीसरा प्रश्न है वो नोटिस है और नोटिस के अथवा आपके इन्विटेशन है, यह भी आपके 4 नंबर का आएगा, आपको या तो नोटिस करना है या इन्विटेशन, इसके दोनों में से एक करना है। आपके इन दोनों में से वो नोटिस थोड़ा इजी रहता है क्योंकि इन्विटेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसमें आपके नोटिस है वो थोड़ा इजी रहता है। इसमें आपके 30वां प्रश्न है, यू आर गोविंद या गीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, आप गोविंद या गीता और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहे हो। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, आपका स्कूल है वो आपके समुदाय में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज
आयोजित करने जा रहा है। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड विलेजेस टू डोनेट ब्लड। आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसमें कक्षा 12 के विद्यार्थी और जो ग्रामीण है उनको रक्तदान करने के लिए सूचना दी गई। इसमें आपके जो नोटिस है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है कि नोटिस पहले लिखा जाता है और जो प्रोग्राम है वो बाद में होता है। और आपके जो इसमें रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि प्रोग्राम पहले घटित हो चुका होता है और उसकी रिपोर्ट है प्रोग्राम होने के बाद में लिखी जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो नोटिस का फॉर्मेट है वो हमेशा आपके फ्यूचर टेंस में ही लिखना है। इसका आपके उत्तर होगा, आपको सबसे पहले वो स्कूल का नाम लिखना है, ये कैपिटल लेटर में लाइन के बीचों बीच में। उसके बाद नोटिस लिखना है, ये भी आपके कैपिटल लेटर में। और नोटिस के बाद जो आपके मेन हेडिंग है यानी कि कौन सा प्रोग्राम है उसके बारे में आप नोटिस लिख रहे हो, ये भी आपको कैपिटल लाइन में। फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर शुरुआत करना है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड विलेजेस आर इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द लोकेलिटी द कम्युनिटी हॉल प्रतापनगर। ये आपको स्थान का नाम बताया गया है कि कम्युनिटी हॉल प्रतापनगर कोटा में संडे 15 मार्च 2024 को 10 से 5 बजे के बीच एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। इट इज आल्सो सर्विस टू नेशन एंड ह्यूमैनिटी। ये एक राष्ट्र और मानवता की सेवा होगी। विलिंग स्टूडेंट्स एंड विलेजर कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। जो इच्छुक विद्यार्थी और इच्छुक ग्रामीण है वो अपने नाम लिखे 13 मार्च से पहले। और इसके बाद आपको नाम लिखना है जो इसमें नाम दिया होगा, या तो आपके प्रिंसिपल दिया होगा या आपका नाम दिया होगा, आपको नाम लिखना है। और उसके बाद पद नाम लिखना है। फिर आपके ये जो प्रिंसिपल है इसका नाम भी प्रिंसिपल सर का नाम लिख सकते हैं, या आपके जो नोटिस है उसमें विशेष रूप से अधिकतर प्रिंसिपल सर का नाम ही आता है। इसके बाद आपके इसके अथवा में यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। यू हैव टू अटेंड कैरियर डे फंक्शन ऑन 15 फरवरी एज द चीफ गेस्ट ऑन द फंक्शन। राइट ए रिफ्यूजल टू द इन्विटेशन ओइंग टू योर बिजी इन इम्पोर्टेंट मीटिंग। जो प्रिंसिपल सर और स्टाफ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर की ओर से आपको एक इन्विटेशन मिला है। उसमें कैरियर डे फंक्शन मनाया जा रहा है 15 फरवरी को और आपको है वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन आप किसी कार्य में बिजी होने के कारण पहुंच नहीं सकते, इसलिए आपको इसमें मना करता है। रिफ्यूजल टू द इन्विटेशन, आपको है वो मना करना है कि मैं इस प्रोग्राम में पहुंच नहीं सकता और मुझे खेद है। इसमें आपको रिप्लाई देनी है इन्विटेशन की। Mr. Sunanda Punjabi thanks the principal and the staff of Government Senior Secondary School Alwar for their kind invitation as the chief guest of the Career Day function on 15 February, but regrets for being unable to attend it due to an important and unavoidable meeting on the same day। इसमें आपको शुरुआत में वो नाम लिखना है जो रिप्लाई दे रहा है। इसमें आपके या तो पसंद नाम दिया होगा या पसंद नहीं है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला आपको इन्विटेशन भेजा है उनको धन्यवाद देना है कि आपने हमें प्रोग्राम बुलाया इसके लिए धन्यवाद, लेकिन फिर आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है। बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, लेकिन इसे अटेंड नहीं करने के लिए मुझे खेद है क्योंकि एक आवश्यक और अनअवॉइडेबल यानी कि अटालनीय ऐसा काम जिसे टाला नहीं जा सके ये मीटिंग है सेम दिन है। शी विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन। मैं है वो आपके पूरे फंक्शन का सक्सेस होने की कामना करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार आपको इसकी रिप्लाई देनी है। आपके इन्विटेशन आपके स्वीकार एक्सेप्टिंग इन्विटेशन भी पूछा जा सकता है या रिफ्यूज इन्विटेशन भी, क्या आप इन्विटेशन स्वीकार करना चाहेंगे या नहीं। इसमें आपको जो कंडीशन दी होगी प्रश्न उसके अनुसार ही आपको लिखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है योर स्कूल सेलिब्रेटिंग ए 2 days 1 महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक। राइट एंड रिपोर्ट ऑन इट यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस। आपको है एक रिपोर्ट लिखनी है और रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है कि आपके स्कूल ने वो 2 दिन 1 महोत्सव प्रोग्राम बनाया। इसके बारे में आपको बताना है। ये जो 1 महोत्सव वाली रिपोर्ट है आपके अति महत्वपूर्ण है, ये आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। 1 महोत्सव प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है और फिर नीचे जो पत्रिका का नाम या पत्रकार का नाम आप खुद का नाम लिख सकते हो। इसमें 2 days 1 महोत्सव प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड लास्ट वीक एट गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजलपुरा चाकसू जयपुर। आप स्टार्टिंग में सीधा एड्रेस भी लिख सकते हो चाकसू जयपुर और फिर दिनांक भी लिख सकते हो या बीच में भी लिख सकते हो कि 2 दिनों का 1 महोत्सव प्रोग्राम मनाया गया गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खजलपुरा चाकसू जयपुर में एज टोल्ड बाई द प्रिंसिपल पी गुप्ता। जैसा कि प्रिंसिपल पी गुप्ता ने बताया 200 सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वर प्लांटेड इन द स्कूल कैंप्स एंड द लोएज। जो गांव और विद्यालय का परिसर है उसमें 200 पौधे जो कि फल और फूलों संबंधित थे वो लगाए गए। द प्लांट्स वर मेड अवेलेबल बाय द सरपंच। जो पौधे है वो सरपंच साहब के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए या उपलब्ध करवाए गए। श्रीमती सुनीता मीणा ये सरपंच का नाम है ऑफ ग्राम पंचायत अकोडिया एज टोल्ड बाय मिस्टर गुप्ता, जैसा कि मिस्टर गुप्ता ने बताया। द एक्ट वाज अंडरटेकन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है उसके अनुसार है वो कार्य किया गया। इट वुड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट ऑफ द कैंप्स एंड द विलेज। ये जो विद्यालय का कैंप्स और ग्रामीण
क्षेत्र है उसका परिवेश को सुधार करने में सहायता करेगा। इट वुड इंस्पायर द पीपल टू कीप द विलेज एंड स्कूल ग्रीन एंड क्लीन। इससे गांव के लोगों और विद्यार्थियों को विद्यालय और गांव को हरा भरा रखने की सीख मिली। इस प्रकार आपको इसमें रिपोर्ट लिखनी है कि प्रोग्राम किस प्रकार से मनाए गए, इसकी प्रेरणा किसे मिली, या यह प्रोग्राम मनाने का सुझाव किसने दिया और किस प्रकार मनाए गए, इसमें आपको लिखना है। इसके तो हम आपके राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके एआई है इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपके 5 नंबर का होगा। आपको या तो रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट के तो में पैराग्राफ, आप 4 से 5 पैराग्राफ भी पढ़ ले जो करंट के मुद्दे संबंधित है, जैसे एआई है, सोशल मीडिया है, या पर्यावरण से कोई संबंधित है, पर्यावरण प्रदूषण है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड टाइम है। और आप रिपोर्ट भी देख लेना, 4 या 5 रिपोर्ट भी पढ़ लेना, ताकि आपको जो इजी लगे इन दोनों में से आप कर सकते हो। ये आपके 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके पैराग्राफ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेफर्ड टू एज मशीन इंटेलिजेंट। ये एक मशीनी बुद्धिमत्ता है। इट बेसिकली रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इम्यूलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये है जो मानव की बुद्धि के समान कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमत्ता मानव के द्वारा बनाई गई है, मानव की बुद्धि के समान काम करती है। मशीन्स आर नाउ कैपेबल ऑफ लर्निंग, प्लानिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई है उसके द्वारा आज है वो मशीन भी सिखाने में, कोई योजना बनाने में, सोचने में और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में सक्षम हो पाए। कैपेबल का अर्थ होता है सक्षम। द मोस्ट नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इज हाउ रोबोट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो आपके बताया गया है कि किस प्रकार रोबोट है वो मानव की कॉपी कराए। इट इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये जो टेक्नोलॉजी के युग है इसमें दिनों दिन वृद्धि कर रहा है। एआई इज ए टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्मिंग एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ये जो जीवन जीने का हर तरीका समाप्त कर रहा है। टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन प्रैक्टिकली एवरी इंडस्ट्री। ये जो प्रत्येक उद्योग है उसमें प्रयोग किया जा रहा है दिनों दिन। While technology has improved and eased our life, it also put many people's employment is strict। जहाँ वो तकनीकी हमारा जीवन आसान बनाती है, दूसरी ओर ये जो तकनीकी है अनेक लोगों का जो रोजगार है उस पर बाधा, यानी कि जो लोगों का रोजगार है इसके कारण छीन रहा है। किसी कारखाने में 20 लोग काम करें तो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो मशीन है वो 20 लोगों का काम एक मशीन कर देती है, जो 20 लोग है वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार जो लोगों का रोजगार है उस पर भी खतरा है, या जो लोगों का रोजगार है वो रिस्क में है। इस प्रकार आपको है वो पैराग्राफ लिखना है। ये आपके 5 नंबर का है तो आपको 8 से 10 लाइन में पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद आपका जो 500 प्रश्न है वो लेटर से संबंधित होगा। इसमें आपके एक लेटर टू एडिटर अथवा में आपके एक शिकायती पत्र या जॉब लेटर पूछा जाएगा। आपके जो जॉब लेटर है वो अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, इसलिए आप जॉब लेटर है वो ध्यान से याद कर ले। इसमें आपके जॉब लेटर में 3 नंबर का लेटर और 2 नंबर की सीवी होती है। आप दोनों का फॉर्मेट है वो विशेष रूप से देख लेना। इसमें राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंपेलिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। ये आपके जो शिकायती पत्र है उसके बारे में बताना है कि हेड पोस्ट मास्टर को आपको शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। आपके जो क्षेत्र है उसमें जो पत्रों की है वो डिलीवरी अनियमित नहीं होती। इसमें आपको कोई भी लेटर लिखो, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, जो सेंडर यानी आप भेजने वाले अपना एड्रेस, उसके बाद दिनांक लिखनी है, फिर जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखना है, यानी कि किसको भेजा जा रहा है, और फिर है वो सब्जेक्ट लिखना। इसमें होगा इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर लोकेलिटी, यानी कि जो रामनगर मोहल्ला है उसमें आपके जो पत्रों की अनियमित डिलीवरी। सर प्लीज टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन रामनगर लोकेलिटी। द डिलेड डिलीवरी ऑफ लेटर्स इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। कि श्रीमान जी ध्यान दीजिए, जो अनियमित डिलीवरी पत्रों की अनियमित डिलीवरी है रामनगर में उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिए। जो देरी है पत्रों में वो लोगों को बहुत परेशानी कारण बनती है। द पोस्टमैन सेज दैट ही इज ओवरबर्डन। जो पोस्टमैन है वो कहता है कि उसके पास कार्य का अति भार है। द लोकेलिटी इज वेस्ट, सो प्लीज इंश्योर इमीडिएट पोस्टिंग ऑफ अनदर पोस्टमैन। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी अन्य पोस्टमैन की नियुक्ति कीजिए। थैंकिंग यू, फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली। यहाँ आप शिकायती पत्र लिख रहे हो, आप जिसको भी लिख रहे हो वो आपसे सीनियर है तो आपको लिखना है योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम। इसके बाद तो हम आपके राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन विथ करिकुलम विच, यानी कि सीवी इन द रिप्लाई टू फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एड्रेसिंग टू द डायरेक्टरी। ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि इस एडवर्टाइजमेंट के उत्तर में आपको एक जॉब लेटर लिखना है। कैरियर पॉइंट जयपुर मार्च 26 2024। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स विषय के लेक्चरर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है वो आपको लिखनी है कि मैं फिजिक्स विषय के लेक्चरर के रूप में अपना जॉब करना चाहता हूँ। और ये जो स्कूल का नाम भी दिया हुआ है कैरियर पॉइंट जयपुर। पे नेगोटिबल एज है वो नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स, यानी कि आयु है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, आपके पास है वो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो जॉब लेटर है वो लिखना है फिजिक्स के लेक्चरर
के लिए। इसमें आपको जॉब लेटर में वो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, ये आप 2 से 3 लाइन में, फिर है वो दिनांक लिखनी है, दिनांक के बाद आप जिसको उत्तर लिख रहे हो या जिस किसी भी संस्था को जॉब लेटर लिख रहे हो उसके जो मुख्य है उसको लिखना है द डायरेक्टर कैरियर पॉइंट जयपुर। उसके बाद सब्जेक्ट टू ओपन माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के लेक्चरर के लिए। उसके बाद लिखना है सर या मैडम विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर डेटेड 26 मार्च 2024 आई वुड लाइक टू ओपन माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट माई करिकुलम विच इज एनक्लोज्ड हियरविथ फॉर योर रेडी रेफरेंस, यानी कि जो आपने दैनिक भास्कर में विज्ञापन दिया था उसके अर्थ में मैं यह आपको रिप्लाई लिख रहा हूँ और मैं स्वयं को इस पोस्ट के योग्य मानता हूँ और मैं अपनी सीवी भी आप यहाँ साथ में संलग्न कर रहा हूँ। आई एम कमिटेड टू परस्यूइंग ए कैरियर इन टीचिंग ऑफ physics. I am particularly interested in your post. I would bring to a post a proven ability. Thanking you. उसके बाद आपको योर फेथफुल लिखना है, जो संस्था के मालिक है वो आपसे सीनियर है इसलिए इसके तो हम आपको योर फेथफुल लिखना है, फिर अपना नाम और फिर सीवी लिखनी है। सीवी में सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, फिर टेलीफोन या अपने मोबाइल नंबर और ईमेल भी लिखनी है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है यानी कि वर्तमान में आप क्या हो, फिर अपनी प्रोफाइल लिखनी है यानी कि आपके पास, और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कि आपने कौन कौन सी डिग्री की और किस किस यूनिवर्सिटी से किए और कितने परसेंटेज के साथ किए, फिर वर्क एक्सपीरियंस आपको है वो कितने वर्ष का अनुभव है और कहाँ पर काम किया। इस प्रकार आपके ये जॉब लेटर लिखना है और जॉब लेटर है आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको जॉब लेटर को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके पूरे 5 नंबर का, इसमें आपके जो अधिकतर नंबर है वो फॉर्मेट के होते हैं। यदि आप फॉर्मेट सही लिखते हो, बीच में आपको भाषा बनानी नहीं आती है, तो भी आपके 5 में से 3 से 4 नंबर है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका जो सेक्शन सी है वो ग्रामर से संबंधित है और इसमें आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपके कोष्टक में वर्ड दिए गए उसका प्रयोग करते हुए जो सेंटेंस है उन दोनों को जोड़ना है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, ये जो 2 सेंटेंस इनको आपको अनलेस का प्रयोग करते हुए जोड़ना है, ये भी आपके 2 नंबर का रहने वाला है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते तब तक आप है वो सफल नहीं होते, ये इसका भाव होगा। उसके बाद आपके 7वां प्रश्न है कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया उस हिसाब से आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है। शी विल गो टू जयपुर, शी विल सी हर फादर, इसमें आपके सिंपल सेंटेंस है इसका बनाना है, ये भी आपके 2 नंबर का। शी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर, वह अपने पिताजी को देखने के लिए जयपुर जा रही है। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित है, इसमें आपके 2 दिए होंगे, दोनों में से आपको एक है वो चूज करके रिक्त स्थान लिखना है, ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 8 में पहला आई खालजगा एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द फेयर, इसमें आपके होगा कैम अक्रॉस यानी कि आमने सामने आना, मैं मेरे सामने मेरा एक पुराना मित्र आया। आफ्टर ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट द टेलीविजन वाज टर्न्ड ऑन, यानी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद जो टेलीविजन है वो चालू हुआ। टर्न ऑन का तो आपके चालू होना, टर्न डाउन यानी बंद होना। 30 है द ओबीडिएंट सन खालजगा एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हर फादर, कैरियड आउट का अर्थ होता है आपके मानना या आज्ञा मानना, जो आज्ञाकारी पुत्र होता है वो अपने पिताजी के हर निर्देश का पालन करता है। इस प्रकार आपके ये जो इसका मुख्य रूप से हिंदी अर्थ है या वाक्य के भाव है उसके हिसाब से आपको फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद 9वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, इसमें आपको जो सही कंजक्शन है उसका प्रयोग करना है। ही मेड ऑल एफर्ट्स खालजगा ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स, उसने वो बहुत सारे प्रयास किए लेकिन अभी तक उसको उसका पर्स नहीं मिला, इसमें आपके येट का अर्थ होगा अभी तक उसको उसका पर्स नहीं मिला। सो का अर्थ होगा ताकि उसने बहुत सारे प्रयास किए ताकि उसको पर्स नहीं मिला, इसमें आपके ये वाक्य के भाव के हिसाब से सही नहीं होगा इसलिए इसके अर्थ में आपके येट होगा। दूसरा खालजगा सी इज फैट सी इज एक्टिव, इसमें आपके जो शो का अर्थ होता है ये ताकि के अर्थ में आता है और जो आल्दो है ये जो विरोधाभास की स्थिति होती है उसमें कि वह फैट यानी वह मोटापे से ग्रस्त है या बड़ा है, आल्दो सी इज एक्टिव यानी कि वह मोटापे से ग्रस्त है फिर भी यद्यपि वह सक्रिय है। और तीसरा आस्क हर खालजगा सी इज रेडी, उससे पूछो इफ सी इज रेडी यानी कि क्या वह रेडी है, यदि वह रेडी है तो उसे पूछो, इसमें आपके इफ आएगा। ये आपके तीनों ही है वो कंजक्शन पूछे जाएंगे। ये आपके जो 3 नंबर कंजक्शन और 3 नंबर फ्रेजल वर्ब है ये आपके हिंदी अर्थ देकर इसका वाक्य के भाव के हिसाब से प्रयोग होगा। उसके बाद आपके जो सेक्शन डी है वो पाठ्य पुस्तक संबंधित है और इसमें आपके 10वां प्रश्न है वो इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज में आपके एबीसीडी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो 6 है वो एबीसीडी पूछे जाते हैं, ये इसी पैसेज से पूछे जाते हैं। ये आपके 6 नंबर है वो केवल देकर लिखना है। उसमें आपके ये जो पैसेज है वो जो सीमापुरी वाला विलेज है उसे आपके ये पैसेज लिया गया है और इसमें आपके जो ये पैसेज आप पीडीएफ से पढ़ लेना है और पैसेज पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। दे ऑल कम इन 1971 फ्रॉम, यानी कि वो 1971 में वो कहाँ से आए, वो है वो बांग्लादेश से आए, ये सभी ढाका से आए, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा, जो कचरे बीनने वाले लोग हैं वो आपके ढाका से आए थे।
उसके बाद दूसरा द फर्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर देम मोर देन इज आइडेंटिटी, यानी कि उनकी पहचान के बजाय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनकी पहचान के बजाय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो भोजन है। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा, यानी कि उनके लिए पहचान से भी अधिक भोजन महत्वपूर्ण है, पहचान उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना भोजन। तीसरा है द ड्रेस ऑफ ग्रुप ऑफ वुमन वर, जो महिलाओं का समूह था उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी, टेटेड साड़ी, यानी कि जो साड़ी थी वो पहनी थी। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है द ओनली वे ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी इज, जो सीमापुरी के लोग थे उसके लिए आजीविका का एकमात्र मुख्य साधन क्या था, रेग पिकिंग, यानी कि कचरा बीनना जो सीमापुरी के लोग थे उनके लिए आजीविका का एकमात्र साधन था। इसमें आपके ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न है चूजिंग द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू पेन, पेन का अर्थ होता है आपके दर्द और एच का अर्थ भी आपके होता है दर्द। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही हो गई, आपके जो दर्द का समानार्थी शब्द है वो बताना था। उसके बाद आपके छठा प्रश्न है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू अगली, अगली का अर्थ होता है भद्दा या बुरा, इसका आपके ऑपोजिट वर्ड होगा ब्यूटीफुल यानी सुंदर। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। इस प्रकार आपके ये पैसे ऐसे छांट कर है वो 6 अभी से अधिक उत्तर देने, ये आपके बहुत ही इजी है। जो आपके इंग्लिश में फेल होने का घर पर है उनके लिए पैसे है वो वरदान साबित होते हैं और उनके लिए पास होने का सबसे बड़ा जुगाड़ होता है। उसके बाद आपके 11 प्रश्न है, इसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से किसी एक को हल करना है और इसमें आपके 60 वर्ड में उत्तर देना है, यानी 5 से 6 लाइन में इसका उत्तर लिखना है और ये आपके 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब हर मीटिंग विद डैनी कैसी, जो सोफी है वो डैनी कैसी के साथ अपना जो मीटिंग थी उसका किस प्रकार वर्णन करती है, या इसके तो डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड, क्या आप सोचते हैं कि अम्बर्टो इको है वो इंटरव्यू लेना पसंद करता है, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन, अपनी राय के लिए उत्तर दीजिए। इसमें आपके पहला है सोफी कंसीडर डैनी कैसी द फुटबॉल प्लेयर ए हीरो, सोफी है वो जो फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी उसको अपना नायक मानती है। शी इमेजिन दैट शी वंस मीट हिम इन द आर्केड एंड दे हैड टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, वे कल्पना करती है कि वे दोनों आर्केड में एक दूसरे से मिले थे और उन्होंने वो एक दूसरे के बारे में बातचीत की थी। शी हैड आस्क्ड फॉर हिज ऑटोग्राफ बट नाइदर ऑफ देम हैड पेन एंड पेपर, उसने उसे ऑटोग्राफ, सोफी ने डैनी कैसी से ऑटोग्राफ भी मांगा था लेकिन दोनों के पास भी न पेन था न पेपर था। ही प्रोमिस्ड टू गिव हर हिज ऑटोग्राफ इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो डैनी कैसी उसने उससे वादा किया था कि ऑटोग्राफ अगली मीटिंग में दूंगा। शी सेड दैट डैनी टोल्ड हर दैट शी वाज हिज गर्लफ्रेंड, उसने बताया कि जो डैनी उसने बताया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। इस प्रकार जो सोफी है वो ये कल्पना करती है कि जी वह डैनी कैसी से आर्केड में मिली थी और दोनों ने एक दूसरे से बात की थी। उसके बाद हम आप कहें कि क्या आप मानते हैं कि अम्बर्टो इको है वो साक्षात्कार देना या लेना पसंद करते हैं, इसके क्या कारण है, या अपनी राय में उत्तर दीजिए। यस आई थिंक अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड रीजंस आर, हाँ हम सोचते हैं कि अम्बर्टो इको है वो साक्षात्कार देना पसंद करते हैं, इसके कारण ये ही आंसर्स मुकुंद ऑल क्वेश्चन इन डिटेल एंड नेवर सीम्स टू बी इन हेस्ट, वह है वो जो मुकुंद के सभी प्रश्न है उसके उत्तर विस्तार से दे रहे थे और किसी भी प्रश्न है वो हेजिटेट या हिचकिचाहट नहीं हो रहे थे। ही आंसर्स ऑल द क्वेश्चन पेशेंटली, वो प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर है वो धैर्यपूर्वक दे रहे थे। तीसरे थ्रू आउट द इंटरव्यू ही सीम्स टू बी इन रिलैक्स्ड मूड, जो साक्षात्कार लेने से वो रिलैक्स मूड यानी कि आनंदित महसूस कर रहे थे या आरामदायक महसूस कर रहे थे। चौथा कारण ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू हिज सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट ही लाइक्स टू बी इंटरव्यू के दौरान उसका जो सेंस है या जो भाव है उससे भी पता चलता है कि वे इंटरव्यू को लाइक करते हैं। पांचवा ड्यूरिंग हिज एंटायर इंटरव्यू ही डज नॉट स्पीक एनीथिंग एग्रेसिव अगेंस्ट एन इंटरव्यू और इंटरव्यूअर, पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वो कोई भी अग्रेसिव वर्ड या इंटरव्यू के विरुद्ध कोई भी अग्रेसिव वर्ड नहीं बोला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको है वो इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। उसके बाद आपके 12 प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स, आपके जो 2 प्रश्न दिए होंगे इन दोनों को 20 से 30 वर्ड यानी 2 से 3 लाइन में इसका उत्तर देना है। ये भी 2-2 नंबर के आपके प्रश्न रहने वाले। इसमें आपके पहला है व्हाई वाज देयर ए लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो सोचना पड़ता है उसके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ क्यों थी। देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड टू सी द लेटेस्ट न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज थी उसको पढ़ने के लिए जो भीड़ जमा हुई थी। द न्यूज दैट दे वर टू स्टडी ओनली जर्मन इन देयर स्कूल, जो खबर थी कि उनकी स्कूल में उनको केवल जर्मन भाषा ही पढ़नी होगी। और दूसरा प्रश्न है व्हाई वर द इंडियन शेयरक्रॉप्स कंपेयर्ड टू प्लांट इंडिगो, जो भारतीय बड़े देर थे उनको है वो नील की खेती करने के लिए बाध्य क्यों गए। ब्रिटिश ओन लार्ज एस्टेट दे कंपेल्ड पिजेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड श्रेष्ठ द एंटायर वेस्ट एज रेंट, जो ब्रिटिश लोग थे वो पूरे क्षेत्र के मालिक थे और उन्होंने वो लोगों को 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया और उन जो
उससे जो पैदावार होती थी उस पैदावार को किराए के रूप में देने के लिए बाध्य किया, यानी कि जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने किसानों को भूमि प्रदान की और वो पूरी भूमि के मालिक थे, अपना मालिकाना हक रखते थे, इसलिए उनको 15% भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। कंपेल्ड का अर्थ होता है बाध्य करना। उसके बाद आपका 13 प्रश्न है वो है एक्सप्लेनेशन से संबंधित। इसमें आपके किसी भी पोएम से 2 स्टैंजा दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी की एक्सप्लेनेशन करनी है। इसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस में वो आपको जो पोइट है पोएम का नाम है ये लिखना है और इसका मूल भाव क्या है, और कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है इसमें क्या बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में आपको विस्तार से इसके बारे में बताना है। ये आपके 5 नंबर का होगा। इसमें आपके 1 नंबर का रेफरेंस, 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट और 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होगी। इसमें आपके 2 दिए होंगे, दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है। इसमें जो पहला है वो कमला दास की कविता, उससे आपके ये लिया गया और इसमें आपके इसका रेफरेंस है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जो पंक्ति है वो कमला दास की कविता माय मदर एट 66 से ली गई। इसका कॉन्टेक्स्ट होगा द पोएटेस्ट इज गोइंग टू कोचीन विथ हर मदर टू कैच ए फ्लाइट फ्रॉम द एयरपोर्ट। जो कवियत्री है वो अपनी माताजी के साथ कोची एयरपोर्ट एक फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रही थी। ऑन द शी लुक्स एट हर मदर एंड फील्स ए पेन ओवर हिज कंडीशन, और रास्ते में वह अपनी माताजी की तरफ देखती है और माताजी की स्थिति देखकर उसको वो दर्द का अनुभव होता है। शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन बाय लुकिंग आई साइड, जो है वो बाहर की तरफ देखकर अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, अपना ध्यान हटाना चाहती है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा द पोएटेस ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर्स फिजिकल कंडीशन। जो कवियत्री है वो अपना ध्यान जो अपनी माताजी उसकी शारीरिक स्थिति से हटाना चाहती है। सो शी लुक्स आउट एट द यंग ट्रीज रशिंग अवे पास्ट हर एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वह बाहर की तरफ युवा पेड़ जो पीछे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, यानी जब गाड़ी आगे चल रही है जो पेड़ है वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, जो खुश बच्चे हैं वो बच्चे खेलते हुए अपने घरों से बाहर की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी अगेन लुक्स एट हर सिकली पेल मदर, और जो सिक्योरिटी चेक जहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपनी माताजी के जो बीमार पीला चेहरा था उसकी तरफ देखा। हु लुक्ड लाइक ए मून इन द लेट विंटर, जिस प्रकार आपके सर्दी में वो चंद्रमा दिखाई देता है उसी प्रकार माताजी का चेहरा दिखाई दिया। पेल एंड डिम, जो आपके हल्का पीला लग रहा था। शी फियर्स सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एज शी मे नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, उसको है वो स्थित नहीं रह पाएगी। शी फेल्ट सम ओल्ड फेमिलियर पेन एंड फियर, उसको कुछ पुराने परिचित दर्द और भय भी सताने लगे। इट वॉज द सेम एज शी हैड फेल्ड इन हर चाइल्डहुड, ये उसी समान था जब वह अपने बचपन में डरती थी। बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इमोशन, लेकिन वह अपनी भावनाएं या संवेदनाएं व्यक्त करना नहीं चाहती थी। इस प्रकार जो लेखिका की माताजी की स्थिति है उसके बारे में बताया गया, उसको लेकर लेखिका क्या सोचती है। इसके अलावा में आपके एक स्टैंजा दिया होगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वर द ट्रैफिक स्पेड ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नो ब्रेड। ये आपके जा द रोड साइड स्टैंड है उस पोएम से लिया गया। इसका आपके रेफरेंस होगा दीज लाइन्स हैव बीन रॉबर्ट फ्रॉड्स पोएम ए रोड साइड स्टैंड, जो रॉबर्ट फ्रॉम की पोएम ए रोड साइड स्टैंड इसे लिए गए। इसका कॉन्टेक्स्ट होगा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ए रोड साइड स्टैंड पुट बाय ए पुअर विलेजर, जो एक गरीब ग्रामीण के द्वारा रोड साइड स्टैंड लगाए उसके बारे में बताया गया। ही पुट्स फॉर द रीजन व्हाई द स्टैंड हैज बीन पुट, उसने बताया कि क्यों है वो रोड साइड स्टैंड लगाया गया, क्यों एक सड़क के किनारे दुकान लगेगी। एक्सप्लेनेशन A little old house is extended in front at the edge on the road and turned into a small shop, जो एक छोटा घर था उसको एक दुकान के रूप में बदल दिया गया। ए ट्रैफिक पासेज बाय द शॉप एट फुल स्पीड विथ नॉन स्टॉप, वहां से वो यातायात गुजरता था फुल स्पीड के साथ बिना रुके। द रोड साइड स्टैंड द स्मॉल शॉप, यानी कि जो छोटी दुकान थी पैथेटिकली प्लीड्स टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू स्टॉप हिज कार देयर एंड बाय समथिंग फ्रॉम इट, जो छोटी दुकान है वो लोगों जो रास्ते से गुजर रहे थे उसे प्रार्थना कर रही थी कि स्टैंड वांट्स टू अर्न सम मनी इन कैश, जो स्टैंड है वो जो स्टैंड पर बैठे जो ग्रामीण द कैश दैट कीप्स द इकोनॉमी ऑफ सिटीज इन गुड हेल्थ एंड सेव्स फ्रॉम हर कोलैप्सिंग, जो कैश है जो पैसे मिलते हैं उसे अपनी इकोनॉमिक आर्थिक दशा सुधार सके और अपने को नष्ट होने से बचा सके और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि एक गरीब ग्रामीण ने और सड़क के किनारे छोटी दुकान क्यों लगाई। उसके बाद आपके 14 प्रश्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, इसका भी आपके 60 वर्ड में उत्तर देना। 2 दिया होगा, दोनों में से कोई एक करना है। ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला। व्हाई आर द टाइगर्स ए कंप्लीट कंट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ, जो 8 जेनिफर्स टाइगर्स की पोएम है उसमें बताया गया है कि जो चित्ते है वो पूर्णतः जेनिफर की लाइफ के विरुद्ध क्यों है। द टाइगर्स इन द पोएम आर सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड फ्रीडम इन देयर हैबिटेट, जो इसमें चीते बताए गए वो पावर और स्वतंत्रता के प्रतीक है। द टाइगर्स स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू आर्ट जेनिफर हु सफर्स टेरिबली एट द एंड ऑफ हर डोमिनेटिंग
क्रूअल हस्बैंड। इसमें जो टाइगर है वो पूर्णतः आर्ट जेनिफर के विरुद्ध बताए गए, क्योंकि जो आर्ट जेनिफर है वो अपने पति, निर्दयी पति की क्रूरता से भयभीत है। शी लिव्स इन ए कॉन्टेस्ट फियर ऑफ हर हस्बैंड, वह अपने पति के भय में जीवन जीती है। शी सप्रेस्ड विश टू बी बोल्ड, प्राउड एंड फियरलेस लाइक टाइगर इज एक्सपेक्टेड इन हर आर्टिस्टिक क्रिएशंस, वह अपने आप को इस प्रकार रहना चाहती है या स्वतंत्र करना चाहती है जिस प्रकार जो बाघ है वो बहादुर है, गर्व से भरे हैं और भयहीन है, यानी कि निर्भय है। वो उसमें उसकी जो कृत्रिम करती है उसमें जो दिखाई दे रहा है, उसकी जो कलात्मक करती है उसने जो कशीदाकारी की है उसमें जो टाइगर है वो प्राउड से भरे हुए और बहादुर दिखाई दे रहे हैं और निर्भय दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार जो आर्ट जेनिफर है वो भी निर्भय जीवन या स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहती है। इस प्रकार जो बाघ और जेनिफर का जीवन है वो एक दूसरे के विरुद्ध है। इसके अलावा आपके द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स आउट किड्स लव फॉर नेचर हाउ, जो आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किड्स का प्रकृति के प्रति प्रेम को व्यक्त करती है। किस प्रकार, ये आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के आधार पर बताना है। द पोएट लव्स नेचुरल एंड रिकाउंट्स इट्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स विद देयर बिलोंगिंग्स फॉर मैन एंड अदर लिविंग बीइंग्स, जो कवि है वो प्रकृति को प्रेम करता है और लोगों को इसके फायदे के बारे में बताता है कि जो प्रकृति है उस पर, मानव पर प्रकृति की कितनी मेहरबानी। ही सेज दैट ओवर अर्थ हैज एन एंडलेस सप्लाई ऑफ द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, वह कहता है कि जो पृथ्वी है उसमें वह अंतहीन जो सुंदर वस्तु है उनकी आपूर्ति करती है, यानी कि पृथ्वी पर कभी भी सुंदर वस्तु समाप्त नहीं होती। इन द लैप ऑफ नेचर वी फॉरगेट और सोरोज एंड सफरिंग्स, प्रकृति की गोद में हम अपने दुख और पीड़ाएं भूल जाते हैं। और लाइफ इज एबल टू डिफीट मैनी इल्स फ्रॉम विच इज सफर्ड विद द हेल्प ऑफ द जॉय इट फाइंड्स इन नेचर, हमारा जो जीवन है वो इससे लड़ने में लग जाता है और हम विभिन्न प्रकार से इसे ग्रस्त करते हैं और अपने आप को इसकी हेल्प जब करते हैं, जब हम प्रकृति की हेल्प करते हैं या प्रकृति की गोद में सोते हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हम वो प्रकृति में आनंद खोजते हैं और प्रकृति में हमें आनंद मिलता है। इस प्रकार इसके जो कवि है जॉन कीट्स वो प्रकृति प्रेमी सिद्ध होते हैं। इसके बाद आपके 15 प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स, आपको इसमें 20 से 30 वर्डों में उत्तर देना है, 2 से 3 लाइन में। इसमें व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो युवा पेड़ है उनको दौड़ते हुए क्यों मैं बताया कि व्हाइल द पोएट वाज ड्राइविंग शी लुक्ड आउट एट द ट्री अलोंग द ट्रीज ही फाउंड देम रनिंग पास्ट देम, जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इट इम्प्लाइज दैट यूथ पासेज वेरी क्विकली, ये बताते हैं कि जो युवावस्था है वो तेजी से बीत जाती है, जिस प्रकार पेड़ है वो तेजी से दौड़ रहे थे उसी प्रकार बताया कि जीवन की युवावस्था है वो तेजी से निकल जाती है। दूसरा, व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड फॉर, जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या प्रार्थना करे थे। द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड टू द सिटी dwellers टू स्टॉप एंड बाय देयर वेयर्स सो एज टू एनेबल देम टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी फॉर ए डिसेंट लिविंग, जो रोड साइड स्टैंड है वो उनसे प्रार्थना करे थे कि वो उनके स्टैंड पर रुके और उनसे कुछ खरीदे ताकि उनको पैसे मिल सके और वह भी जीवन यापन कर सके, यानी कि अपना सामान बेचने के लिए या पैसा कमाने की प्रतिज्ञा कर रहे थे। उसके बाद आपके 16 प्रश्न है, इसमें आपको 60 वर्ड में उत्तर देना है, यह भी आपके 3 नंबर का होगा, इसमें आपको दोनों में से किसी एक का देना है। पहला जो प्रश्न है, व्हाट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रेफर टू, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है वो किससे संबंधित है, ये आपके जो द थर्ड लेवल पार्ट है उसे लिए गए। सदैव वाज गिल्टी और नॉट राइट इन योर वर्ड्स, जो सदैव है उसको गिल्टी महसूस हुई या नहीं, द एनिमी लेसन के आधार पर आपको बताना है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो चार्ली के एक मानसिक दृश्य, यानी कि उसके मन में एक कल्पना का दृश्य है। हिज फ्रेंड सैम कॉल्ड इट इज ए वॉकिंग ड्रीम विच फुलफिलमेंट, उसमें उसने एक दिन में सपने देखने के जैसा पूरा बताया। इट इज लाइक ए मेज विच ग्रोक्स लाइक ए ट्री, ये उसी प्रकार मेज के बारे में बताया गया जो पेड़ की तरह वृद्धि करती है। दे आर ऑलवेज न्यू डोरवेज एंड कॉरिडोर्स, जो आपके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें बताया गया है कि वहां पर हमेशा नए दरवाजे और कॉरिडोर होते हैं। चार्ली वांडर्स इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894, जो चार्ली 1894 के संसार में वो खो जाता है। इस प्रकार जो चार्ली की कल्पना है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा हमें सदैव वाज नॉट गिल्टी फ्रॉम द ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मानवता के दृष्टि से जो सदैव उसने गलत कार्य नहीं किया या अपराध है वो नहीं किया। एज ए ब्यूटीफुल डॉक्टर ही सेव्ड द प्रिजनर, एक कर्तव्यबद्ध डॉक्टर के रूप में उसने एक कैदी का जीवन बचाया। हिज प्रोफेशन कंप्लेड हिम टू सेव द लाइफ ऑफ एनिमी सोल्जर्स, उसका जो व्यवसाय है उसको इसके प्रति प्रतिबद्ध करता है कि जो विदेशी देश का या अपने शत्रु देश का सैनिक है उसको बचाए। ही वाज नॉट ट्रेचरस टू हिज ओन कंट्री टू ही रिस्क्ड हिज ओन लाइफ, उसने अपनी लाइफ पर अपने जीवन में रिस्क लिया, बट ही कुड नॉट लीव द मैन इन दैट बैड कंडीशन, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी को बुरी स्थिति में नहीं छोड़ा। ही वाज ए ट्रू डॉक्टर, वह एक असली डॉक्टर था। हिज सर्विस एंड ड्यूटी वर बियॉन्ड द बॉर्डर्स, उसका जो सेवा और कर्तव्य है वो बॉर्डर से भी बाहर था, यानी कि उसने वो मानवता के नाते उसका इलाज किया, इसलिए उसने वो कोई अपराध
नहीं किया। उसके बाद 17 प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। आपको इसमें 20 से 30 वर्ड्स में उत्तर देना। ये आपके दोनों प्रश्न है वो। पहला, व्हाई डज डेयरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। डेयरी वो क्यों कहती है कि लोग मुझसे डरते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, इससे आपके लिया गया है कि डेयरी क्यों कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। ऑन द साइड, वन साइड ऑफ डेयरी फेस इट, बट एक साइड से वो डेयरी का चेहरा जला होता है। सो ही थिंक्स पीपल अवॉइड हिम, इसलिए वह सोचता है कि लोग उसकी अपेक्षा करते हैं। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिम कंपनी और लव हिम, वह सोचता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता है और कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता है। सो सी देयर पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए वह कहता है कि लोग उससे डरते हैं। इसके बाद इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एज मैनी इकोस्फीयर्स ही ट्रेवल्ड ओवर सोर्स। जो लेखक है उसने 13.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यात्रा प्रारंभ की और 9 समय निर्धारण रेखा यानी देशांतरों को पार किया, 6 चेक पॉइंट को पार किया और 3 समुद्रों का जो समुद्रों का बॉर्डर था उसको पार किया और अनेक पारिस्थितिक तंत्रों को पार किया। इस प्रकार उसने 100 घंटे से भी अधिक यात्रा की। इस प्रकार है वो अंटार्कटिका तक पहुंचा। उसके बाद जो 18 प्रश्न है वो आपके एबीसी देश से संबंधित होगा और उसमें है सैम वाज एट द थर्ड लेवल फॉर। जो सैम है वो थर्ड लेवल पर कितने दिन रहा। 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह रहा। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही हो। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड हु इनिशिएटेड द वर्ल्ड क्लियरली। जो बच्चा है वो कितने दिनों में वो आराम से बोलने लग गया था। जो बच्चा है वो 10 दिन में आराम से शब्दों का उच्चारण करने लगे। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। ये आपके जो द टाइगर मैन है उस लेसन से लिए गए। तीसरा, द नरेटर ट्रेवल्ड इन ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप। जो लेखक है उसने कार, एरोप्लेन और जहाज में वो कितनी यात्रा की, 100 वर्ष यानी कि 100 घंटे तक उसने यात्रा की। चौथा, द नाम ऑफ डॉक्टर सदाओज वाइफ वाज। डॉक्टर सदाओ की पत्नी का क्या नाम था। डॉक्टर सदाओ की पत्नी का नाम था अन्ना। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। पांचवा है, व्हाट साउंड वाज देयर इन द गार्डन। जो गार्डन है उसमें किसकी आवाज आ रही थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है सही होगा, साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स। जो पत्तियों के खड़खड़ाहट की आवाज और पक्षियों के गाने की आवाज आ रही थी। छठा है, हु वार्न्ड देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसको अगले सुबह वो किसने चेतावनी दी। हिज फ्रेंड जुडेवन, उसकी जो मित्र जुडेवन थी उसने उसको चेतावनी दी कि उसके भी बाल काटे जाएंगे। सातवां प्रश्न है, द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन। जो राजकुमार है जब बड़ा हुआ तो उसको किसका दूध पिले गए। एन इंग्लिश का, वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पिले गए। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे आठवां प्रश्न है, व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्ट। जो मिस्ट से वो बाहर कौन आया। ये मैन इन ए ब्लैक, एक आदमी है वो बाहर आया। और 9वां प्रश्न है, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग दैट। ज्योतिष ने वो टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की। ज्योतिष ने टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी की कि राजा है वो किंग टाइगर के द्वारा ही मारे जाएंगे, यानी कि राजा की मृत्यु है वो टाइगर के कारण ही होगा। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इस प्रकार आपकी परीक्षा में वो 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपके आज का 30 मॉडल पेपर इंग्लिश का पूरा और आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय